क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। अब जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपका इसको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया था, मतलब इसमें हमको ये बता दिया था किस तरीके से दिल्ली 12 से लेकर के 15वीं सेंचुरी तक दिल्ली सल्तनत के अंदर में रहा था। ठीक है, तो वो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि तोमर और ये जो चौहान थे ये कैसे आए यहाँ पर, इन्होंने क्या क्या किया दिल्ली के साथ। तोमर ने इनको कैपिटल बनाया और हमारे जो चौहान थे, ठीक है, चौहान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको कमर्शियल सेंटर बनाया। तो वहां से हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। ठीक, आज हम लोग फुल बेसिक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी पर। ठीक, तो बड़ा इसकी स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट विल मीन अ लॉट, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिल पाएगा और ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस बनाने का। चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। और यहाँ पर हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक क्या है भाइयों, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर दी सुल्तान। देखो, हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख, मतलब कि हिस्ट्रीज जो थी ना, मतलब सबसे पहले तो दिल्ली को सुल्तान के अंदर में कैसे थी। मतलब जो लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे कि हमारे वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे, स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है, हमारे खलजी डायनेस्टी के रूलर्स, ठीक है, खलजी डायनेस्टी, ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, इन सबसे जो रूलर्स आए हुए थे उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर दी सुल्तान। ठीक, तो हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख इन सिंगुलर फॉर्म एंड तवारिख प्लूरल इन पर्शियन, पर्शियन के अंदर इसको कहा जाता था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। क्लियर? मतलब क्या है कि जो हिस्ट्री उस समय लिखी जाती थी उनको क्या बोला जाता था, तारीख इन सिंगुलर फॉर्मेट, और अगर प्लूरल की बात करें तो तवारीख कहा जाता था उन्हें। ठीक, इन पर्शियन, पर्शियन के अंदर, मतलब अगर हिस्ट्री एक बुक है, सिर्फ एक बुक है पर्शियन के अंदर, तो पर्शियन के अंदर उसको बोलते हैं तारीख, तारीख। अब ये डेट वाली तारीख नहीं है, वो इतना याद रखना, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये डेट वाली तारीख की बात हो रही है, नहीं, डेट वाली तारीख की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये एक पर्शियन वर्ड था फॉर हिस्ट्री। एंड तवारिख इन प्लूरल, ठीक है, मतलब तवारिख कहाँ कहा जाता था, प्लूरल के अंदर। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, ये लैंग्वेज होती थी जिस एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर द दिल्ली सुल्तान। ऑथर्स ऑफ तवारिख वर लर्न्ड मैन। देखो, तवारिख के ऑथर्स बहुत ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, जैसे कि सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस। ठीक है, एक मिनट, चलो। तो एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, मतलब जो ऑथर हुआ करते थे तवारीख के, वो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, ये सब हुआ करते थे, जिन्होंने इवेंट्स को काउंट किया और उन्होंने रूलर्स को एडवाइस किया गवर्नेंस के लिए। उन्होंने रूलर्स किस तरीके से गवर्न क्या करते थे, एक कुशल शासन करना कितना मुश्किल होता है, ये उन्होंने अपनी तवारीख के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, चलो पानी पीते रहना तुम लोग भी। चलो भाई, स्टार्ट करो आगे। द सर्कल ऑफ जस्टिस, फख्र-ई-मुदब्बिर, ये एक हमारे हिस्टोरियन है, रोट इन 13th सेंचुरी। इन्होंने 13th सेंचुरी के अंदर लिखा था, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। एक किंग सोल्जर्स के बिना, मतलब सोल्जर्स के बिना वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक, मतलब एक किंग बिना सोल्जर्स के नहीं जी सकता, और सोल्जर्स किसके बिना नहीं जी सकते, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सैलरीज came from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice on governance. Clear? समझ गए ना? कहने का मतलब ये है कि किंग सोल्जर्स के बिना नहीं जी सकता। क्यों? कोई भी आके अटैक करके मार के चला जाएगा, है ना। यहाँ पर किंग राजा है और जो उसके सिपाही हैं
बहुत जैसे आपने चेस गेम खेला होगा, तो चेस के अंदर आपको पता है चाहे कितनी भी लड़ाई कर लो आप अपने सिपाहियों की हेल्प से, लेकिन अगर एक बार भी कोई भी इंसान पीछे से जाकर राजा को मार दे फिर तो गेम ही ओवर हो जाता है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी सिस्टम है। अगर किंग सोल्जर्स के बिना नहीं जी सकता, क्यों? अगर सोल्जर्स ही नहीं होंगे तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? और इन केस अगर सोल्जर्स नहीं भी हुए तो पीछे से अगर कोई मार के चला जाएगा तो फिर तो उनका शासन ही काल खत्म हो जाएगा। ठीक। और सोल्जर्स की क्या मांगते हैं? पैसा, है ना? बिना पैसे के वो नहीं जी सकता। और सैलरी कहाँ से देंगे वो उसको? जो रिवेन्यू कलेक्ट किया गया है फार्मर्स से। लेकिन फार्मर्स तो तभी रिवेन्यू पे करेंगे जब वो प्रॉस्परस होंगे और जब हैप्पी होंगे। तो इसीलिए जो किंग्स हुआ करते थे वो उस समय जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट किया करते थे। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है? देखो तुमको आवाज हल्की हल्की इसलिए आई होगी कि पानी पी रहा हूँ बार बार। ठीक, तुम लोग भी पीते रहना भाई लोग। ठीक है, पानी पियोगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा एक एनर्जेटिक माइंड से पढ़ पाओगे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब इन एडिशनल डिटेल्स को माइंड में रखना। 1, 2 और 3 है टोटल में। ठीक, द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली। मतलब जो तवारीख के ऑथर्स हुआ करते थे जो कि सिटीज में रह करते थे, सबसे ज्यादा दिल्ली में, एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। और बहुत कम ऐसे देखने को मिले हैं जो विलेजेस में रहा करते थे। दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान्स एंड होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। ये मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि कभी कभी ये लोग जो प्रशस्ति हुआ करती थी, जो तवारीख हुआ करती थी, ये इसको जो लिखा करते थे वो इस लालच में लिखा करते थे कि सुल्तान उनको रिवॉर्ड देगा, इस चक्कर में लिखा करते थे वो। This author advised rulers on need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. Their ideas were not shared with everybody. देखो, जो ऑथर्स हुआ करते थे वो रूलर्स को एडवाइस किया करते थे कि उनको एक सोशल ऑर्डर, एक आइडियल सोशल ऑर्डर देना पड़े, प्रिजर्व करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ बर्थ राइट। मतलब आप कौन सी कास्ट में पैदा हुए हो, मतलब आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो या तो फिर आप वैश्य हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका करियर डिसाइड कर दिया जाता है पहले ही। अगर आप ब्राह्मण हो, भले ही आप कितना भी इंटरेस्ट रखते हो झाड़ू पोछा मारने में, लेकिन आपको करनी क्या पड़ेगी? पूजा। ठीक। और अगर आप क्षत्रिय हो तो कितनी भी कोशिश कर लो पूजा करने की, कितनी भी कोशिश कर लो ट्रेड करने की, बिजनेस करने की, नहीं कर सकते, तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक। और अगर तुम वैश्य हो तो तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम और कुछ नहीं कर सकते। और शूद्र हो तो साफ सफाई ही करनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। ठीक। लेकिन ये आइडियाज हर कोई फॉलो नहीं करता था। एग्जाम्पल देख लो, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो स्लेव डायनेस्टी के जो इल्तुतमिश थे ये सेकंड रूलर थे। ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक। और इनकी जो डॉटर थी रजिया सुल्तान, इन्होंने क्या किया, कहा कि रजिया आज से दिल्ली की सुल्तान है। ठीक। और ये इकलौती महिला है जिन्होंने राज किया है। ठीक। द क्रॉनिकल ऑफ द एज, उस समय के मतलब 13वीं शताब्दी के सबसे बढ़िया क्रॉनिकलर, जो कि इनका नाम तो मिनाज-ई-सिराज, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि वो बहुत ज्यादा एबल थी और क्वालिफाइड थी अपनी बाकी ब्रदर्स से, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं थे हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन वो जो उनके भाई बहन थे, जो उनके भाई थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे क्वीन को एज अ रूलर मानते हुए। ठीक। नॉर वाज द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स। मतलब ये समझ लो कोई भी उनके अटेम्प्ट्स पर हैप्पी नहीं था, जिससे वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे कि इंडिपेंडेंटली वो रूल कर पाए, लेकिन उनको हमेशा ही नाखुश देखने को मिली उनकी जनता। ठीक। तो इसी वजह से क्या हुआ, शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। उनको क्या किया गया, 1240 के अंदर उनको थ्रोन से हटा दिया गया, एंड इंटेंशनली नहीं, लेकिन उनको मार भी दिया गया। ठीक। तो जानबूझ के नहीं, मार दिया गया। ठीक है। अब क्या खेल हुआ था वो तो सब किसी को नहीं पता। ठीक। चलेंगे नेक्स्ट आगे। ये देखो, ये एक हमारा वही चीज है तो हम इसको छोड़ देंगे। आ जाओ भाइयों। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन
under Khaljis and Tughlaq. चलो अरे start. A closer look administration under the Khaljis and Tughlaq. कहने का मतलब क्या है कि खलजीज और तुगलक के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चल रहा था, किस तरीके से वो कंसोलिडेशन किया जा रहा था रूल का, वो हम लोग यहाँ समझते हैं. ठीक. द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज अ वास्ट दिल्ली सल्तनत रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक. Rather than appointing aristocrats and landed chieftains and governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored the special slaves purchased for the military service called bandagan. In Persian, they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. Since they were totally dependent upon their masters, the sultan could trust and rely upon them. ठीक. अब समझो क्या कहने की कोशिश कर रही है ये चीज. ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर आपसे, वो ध्यान से समझो. देखो उस समय क्या होता था कि दिल्ली सल्तनत बहुत छोटे से एरिया में एग्जिस्ट करती थी, इतने छोटे से एरिया में. ठीक है, कि बहुत छोटे से एरिया में ये एग्जिस्ट किया करती थी, बहुत ही ज्यादा छोटे एरिया में. ठीक है, इसको बैक कर लेके नहीं होता. चलो, तो किंगडम के कंसोलिडेशन के लिए अब क्या हुआ, धीमे धीमे करके दिल्ली सल्तनत भी बड़ी होती गई, तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ा. कहाँ किया इन्होंने कंसोलिडेट? दिल्ली में, इसलिए तो इसका नाम दिल्ली सल्तनत है. तो अब इसके लिए कंसोलिडेशन करने के लिए, मतलब अपने किंगडम को एकजुट करने के लिए इनको चाहिए थे गवर्नर रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स. अब क्या है कि उनको गवर्नर चाहिए रिलायबल, मतलब कि उनके साथ क्या करें, उनके साथ विश्वासघात ना करें. ठीक. एक क्या कहते हैं, आप कह सकते हो एक जो आपके साथ आपको धोखा ना दे, एक लॉयल गवर्नर चाहिए आपको. ठीक. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्या चाहिए? लॉयल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो कि किंगडम को अच्छे से कंसोलिडेट करें और आपको धोखा भी ना दें, जैसे कि बंसी दुर्गा ने किया था. समझे? तो वही चीज है. तो rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, देखो उन एरिस्टोक्रेट जो उस समय हुआ करते थे या फिर जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनको एज गवर्नर्स अपॉइंट करने की बजाय जो अर्ली दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे, जैसे कि स्पेशली इल्तुतमिश की बात करें हम यहाँ पे, सुल्तान इल्तुतमिश, तो क्या है, इन्होंने जो स्लेव परचेज किए थे, खरीदे थे इन्होंने मिलिट्री सर्विस के लिए, जिनको बंदगन कहा जाता था, उनको ये ट्रेन किया करते थे और उनको बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑफिसर्स दे दिया करते थे, जिससे ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल पाए. ठीक. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस हुआ करते थे किंगडम में, उन पर ये दे दिए करते थे. अब क्या होता था कि सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, अब क्योंकि वो पढ़े लिखे थे नहीं, तो अपने ये टोटली डिपेंडेंट हुआ करते थे मास्टर पर, तो सुल्तान उनको ट्रस्ट भी कर सकते थे और उनके ऊपर रैली भी कर सकते थे. क्लियर? तो यही था एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, बेसिकली इस तरीके से ही एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता. वैसे यहाँ पर खलजीज एंड तुगलक की जगह स्लेव डायनेस्टी आना चाहिए था, स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, क्लियर है ना? चलते हैं आगे. चलो, स्लेव्स रादर देन सन्स. देखो, स्लेव्स रादर देन सन्स मतलब सन्स को ज्यादातर आप नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा. हम लोग मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिससे क्या है चैप्टर जल्द से जल्द हम लोग समाप्त कर सके. देखो, खलजीज एंड तुगलक, खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगन. बंदगन का मतलब अभी मैंने बताया था, वो तुम आप कमेंट करके बताना मुझे. खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यूड use bandhan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability.
Slaves and clients were the loyal to their masters and patrons, but not to their hires. ठीक है. Sultan had their own servants. As a result, the accession of new monarch often saw conflict between the old and new nobility. The patronage of these humble people by the Delhi Sultan shocked many elites and authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing low base born to high offices. अच्छा, एक मिनट. ठीक है, तो इतने को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए. देखो, कभी कभी क्या होता था कि इन लोगों को गुस्सा आ जाता था. अब गुस्सा किस वजह से आ जाता था? गुस्सा इस वजह से आ जाता था कि ये जो बड़े बड़े पर्शियन में तवारीख लिखा करते थे और ये जो हमारे बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, ये क्रिटिसाइज क्या करते थे दिल्ली सुल्तान को. किस वजह से? क्योंकि वो लो कास्ट में बॉर्न हुए हैं या फिर जो जिनको कुछ आता ही नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको ये हाई पोजीशंस दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको इतना कुछ खास पता है नहीं, तो ये धोखा नहीं देंगे. यही मेन बात है. क्योंकि उस समय के लोग क्या किया करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जो रिच पीपल्स हुआ करते थे, वो अपने ओवरलॉर्ड को धोखा दे देते थे. इसी वजह से इन्होंने लो बेस बॉर्न वालों को अपनी किंगडम के अंदर हाई पोस्ट दी थी. ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ये आप पढ़ लीजिएगा. चलो नेक्स्ट. आओ. Like the earlier sultans, Khaljiz and Tughlaqs. अब एक काम करो, तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ. लास्ट क्लास के अंदर मैंने तुमको बताया था who is called confused genius in Indian history. अब वो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे. ठीक, वो तुम मुझे बताना. Like the earlier sultans, the Khaljiz and Tughlaqs. भाई देखो, earlier sultans की बात करें तो उनमें मेनली अब किसकी बात करते हो? खलजीज की, तुगलक्स की, और जो मोनार्क्स थे जो कि एज मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए जाते थे. ठीक. अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पूरे को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ. क्यों हाईलाइट करने वाला हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा. ठीक, मैं हाईलाइट करने वाला हूँ इसको फटाफट से. ठीक है, फटाफट से हाईलाइट कर देंगे. ये लो. ठीक है, ये देखो. मैं आपको क्या है ना, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ. तो लाइक द अर्लियर सुल्तान, खलजीज एंड द तुगलक्स, मतलब अर्लियर सुल्तान की तरह जैसे कि स्लेव डायनेस्टीज थी हमारी, ठीक है, वो अर्ली सुल्तान थे. तो उन्हीं की तरीके जो खलजीज और तुगलक थे, वो भी मिलिट्री कमांडर्स किनको अपॉइंट किया करते थे? जो कि पढ़े लिखे नहीं थे. ठीक. उन्होंने क्या किया, बस इन्होंने एक और हल्का सा चेंज कर दिया कि अब ये मिलिट्री कमांडर्स को टेरिटरीज का गवर्नर बनाने लगे, वेरिंग टू साइज, मतलब साइज के अकॉर्डिंग. ठीक. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता. और ये जो लैंड हुआ करते थे, ये जो लैंड के डिवीजन हुआ करते थे, जैसे कि एक सुल्तान के पास इतना भारी लैंड है तो इसके उसने ये जो टुकड़ा किया तो यही कहलाता था इक्ता. ठीक है, यही कहलाता था इक्ता. क्लियर है ना? तो इक्ता एंड द होल्डर ऑफ इक्ता इज कॉल्ड एज इक्तेदार. मतलब जैसे ये एम्पायर है, इसके अंदर इतनी जगह आ गई, ये है इक्ता. इक्ता का जो होल्डर हुआ करता था, मतलब उसको जो होल्ड करता था, वो कहलाता था इक्तेदार या फिर मुक्ति. ठीक, क्लियर है? The duty of muktis was to lead military campaigns during maintain law and order. ठीक, in their इक्तास. मतलब जब ये मिलिट्री कैंपेन्स करेंगे तो इनको क्या करना होता है, इन मुक्तीस की क्या ड्यूटी होती है कि ये अपने अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, जिससे ये मिलिट्री सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाए. ठीक. दो मुक्तीस हुआ करते थे, ये रेवेन्यू भी कलेक्ट किया करते थे फॉर ऑफ देयर असाइनमेंट एज अ सैलरी. उनको ये असाइनमेंट मिल जाए, जैसे स्कूल में असाइनमेंट मिलता है ना, वैसे इनके लिए भी ये एक काम हुआ करता था जिसमें ये जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे ये जाकर राजा को देते थे
और जितना ज़्यादा उसने रेवेन्यू कलेक्ट किया वो उतनी ज़्यादा उसको सैलरी भी मिलती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और वो इसी रेवेन्यू में से अपने सोल्जर्स को भी बहुत कुछ पे किया करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज द मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। मतलब क्या है कि जो मुक्तीज के ऊपर जो कंट्रोल हुआ करता था ये बहुत इफेक्टिव वे रहा था इफ देयर ऑफिस, अगर उनका ऑफिस इनहेरिटेबल ना हो तो, एंड इफ दे वर असाइंड a task for a short period of time before being shifted। लेकिन अगर एक टास्क को हम लोग असाइन करें एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जिससे उससे पहले की शिफ्ट हो, these harsh conditions, ये हार्श कंडीशंस जो सर्विस की हुआ करती थी यही सबसे ज्यादा रेगुलरली इम्पोज की जाती थी इन द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछा था, व्हाट कॉल्ड कंफ्यूजन इन इंडियन हिस्ट्री। आंसर मैंने अभी बोला है, तुम अब मुझे तुम खुद दिमाग लगाओ और आंसर बताओ फटाफट से। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट कुछ 5-10 सेकंड पहले मैंने आंसर बोला था। ठीक, फटाफट से बताओ। अकाउंट्स वर अपॉइंटेड, अब मैं क्या होगा ना इसका आंसर मैं लास्ट में देने वाला हूँ, लास्ट में, एकदम लास्ट में। ठीक, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। कुछ अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट किया जाता था हर एक इक्ता में, जिससे वो जो मुक्तीज है जो वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसको ये चेक करे कितना है अमाउंट उसका। ठीक, केयर वॉज टेकन, देखो केयर टेकन की ली जाती थी मुक्तीज की, जब केयर वॉज टेकन दैट द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट। मतलब जो हमारा एम्पायर उसके द्वारा जो भी टैक्सेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं सिर्फ मुक्ति वही टैक्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा में अपनी तरफ से वो कोई टैक्स नहीं ले सकता एज अ कमीशन। ठीक, एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। क्लियर है ना? ठीक, देखो मेरे भाइयों, आप हम लोग बस इतनी चीजें एक काम करते हैं, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ आज इतनी चीजें हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, 5 पेज हमारे कंप्लीट भी हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे बाद में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमको जल्द से जल्द अपने सब्सक्राइबर बेस को इंक्रीज करना है, तो जाओ ना फटाफट से नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है जाकर ठोक दो उसको। ठीक है, ऐसा कुछ लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर जाके ऐसे ठप्पा मारो। ठीक है, वो ग्रे हो जाए, और उसके साइड में जो बेल आइकन दिखे उसको भी जरूर प्रेस कर देना। ठीक, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। ठीक है, तो इसी के साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।